तो आज हम सीखने वाले हैं फाइनल अकाउंट 11 कॉमर्स का। ये फाइनल अकाउंट जो रहता है 11 कॉमर्स के अंदर ये आता है टोटल 12 मार्क का। ये 11 में भी 12 मार्क का आएगा, 12 में भी 12 मार्क का आएगा। तो सबसे पहले यहाँ जो क्वेश्चन हम सब करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन जो है इलस्ट्रेशन नहीं है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 5 है। इसका पेज नंबर है 322। कॉमर्स की बुक है, 11 कॉमर्स की बुक है। पेज नंबर में यहाँ बोर्ड पे लिख देता हूँ कि आपको समझने में आसानी हो जाए। पेज नंबर 322, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 322। तो सबसे पहले यहाँ पे जो फाइनल अकाउंट करेंगे तो पहले क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। क्वेश्चन को पढ़ेंगे कौन से साल का बनाने को है। तो क्वेश्चंस लिखा है फाइनल अकाउंट ऑफ अब्दुल ट्रेडर, किसका बनाने को है? अब्दुल ट्रेडर। तो हम सबसे पहले लिखेंगे इन द बुक ऑफ अब्दुल ट्रेडर। तो जिसकी बुक बनाने को लेगा अपने को लिखना पड़ेगा अब्दुल ट्रेडर। इससे पता चलता है किसकी बुक बनाने बोला है। फॉर द ईयर एंडेड मतलब साल का बोला है 31 2019, तो अपने को लिखना पड़ेगा इधर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19 और बैलेंस शीट एज ऑन की बनती है, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। तो ये अपने को ट्रायल बैलेंस की डेट दी रहेगी, डेट के हिसाब से ही अपने को क्या करना है, ये सबको अलॉट करना है डेट। सबसे पहले क्या करना है, ट्रायल बैलेंस को पढ़ना है। ट्रायल बैलेंस को पढ़ने के साथ साथ ये भी देखना है कि ट्रायल बैलेंस में कोई हाइडिंग एडजस्टमेंट है कि नहीं है। अगर ट्रायल बैलेंस में कोई हाइडिंग एडजस्टमेंट है तो वो हाइडिंग एडजस्टमेंट अपने को सॉल्व करना पड़ेगा। हाइडिंग एडजस्टमेंट को दो बार लिखा जाता है, टू इफेक्ट होता है, और जिसके ऊपर हाइडिंग एडजस्टमेंट नहीं होता उसको हम ट्रायल बैलेंस के अंदर एक इफेक्ट लिखते हैं। डेबिट का डेबिट में लिखते हैं, क्रेडिट का क्रेडिट। तो सबसे पहले जो इलस्ट्रेशन 5 है, आप लोग के पास अगर टेक्स्ट बुक होगी तो देखो उसके अंदर इलस्ट्रेशन 5 के अंदर रेंट दिया है 11 मंथ का। साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं तो मतलब एक महीने का रेंट अभी देना बाकी है। तो रेंट के ऊपर हाइडिंग एडजस्टमेंट। फिर उसके बाद आते हैं एडजस्टमेंट की तरफ। एडजस्टमेंट में देखो 4 एडजस्टमेंट दिए, तो 4 एडजस्टमेंट सबसे पहले हम एडजस्टमेंट पढ़ेंगे 1 to 1, और एडजस्टमेंट पढ़ने के बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस के अंदर जिसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है उसको टिक करेंगे। टिक करने का फायदा ये होता है कि जिसके ऊपर एडजस्टमेंट है उसको हम इनर कॉलम में लिख सकते हैं, चाहे वो लायबिलिटी की इनर कॉलम हो, चाहे वो असेट्स की इनर कॉलम हो, चाहे वो ट्रेडिंग अकाउंट की इनर कॉलम हो, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस की इनर कॉलम हो। तो ये इनर कॉलम के अंदर क्या किया जाएगा, लिखा जाएगा। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट होता है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कीमत दी है, अमाउंट दिया है 89,600, और क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस के अंदर कोई चीज़ को टिक करने की जरूरत है, क्लोजिंग स्टॉक का डायरेक्ट इफेक्ट होता है। इसका अपने को कोई भी ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड नहीं होता, ये डायरेक्ट इफेक्ट किया जाता है। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब माल साल के आखिर में बच गया, क्लोज हो गया स्टॉक, मतलब अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो गया। अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च को क्लोज होता है, तो उस वक्त बिजनेस को क्लोजिंग टाइम होता है। तो हम देखते हैं हमारे पास कितना स्टॉक बचा है, तो जो स्टॉक बच जाता है उसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। एडजस्टमेंट नंबर 2 जो दिया है वो है आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस, सैलरी और वेजेस के ऊपर हमको एडजस्टमेंट दिया, मतलब सैलरी अभी और देना बाकी है और एडजस्टमेंट और देना, सॉरी वेजेस और देना बाकी, मतलब सैलरी और वेजेस दोनों देना बाकी है, उसका मतलब होता है आउटस्टैंडिंग। फिर एडजस्टमेंट नंबर 3 दिया डेप्रिसिएशन, मतलब मशीनरी पे 10% डेप्रिसिएशन है, मतलब जो मशीन अप्रैल से चालू है वो साल भर का उसका डेप्रिसिएशन मतलब 10% अपने को रिड्यूस करना, उसकी वैल्यू 10% से क्या होने वाली है, कम होने वाली है। तो जो डेप्रिसिएशन है वो 10% रिड्यूस करना है। लास्ट एडजस्टमेंट जो दिया उसके अंदर दिया बैड डेट 2000, मतलब एडजस्टमेंट में जो बैड डेट देता है उसको बोलते हैं न्यू बैड डेट। एडजस्टमेंट में जो आरडीडी देता है उसको बोलते हैं न्यू आरडीडी, और जो ट्रायल बैलेंस में बैड डेट देते हैं और जो ट्रायल बैलेंस में आरडीडी देते हैं उसको बोलते हैं ओल्ड आरडीडी एंड ओल्ड बैड डेट। तो ट्रायल बैलेंस वाला ओल्ड होता है, एडजस्टमेंट वाला न्यू। तो बैड डेट और आरडीडी ये पैसा कौन डुबाता है, डेटर। डेटर मतलब कंज्यूमर, कंज्यूमर मतलब ग्राहक के शक होता है कि कंज्यूमर पैसा डुबा सकते हैं। बैड डेट मतलब डूब गया, आरडीडी मतलब डाउटफुल डेट है, शक है कि कस्टमर पैसा डुबा सकता है। तो ये एडजस्टमेंट हमने पढ़ लिया, एडजस्टमेंट को हमने टिक कर लिया। तो सबसे पहले स्टेप हम क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस की पोस्टिंग।
अब ट्रायल बैलेंस की पोस्टिंग करना है तो सबसे पहले हम जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाए हैं इसको आपको फैक्ट्री समझ के सॉल्व करना है। प्रॉफिट एंड लॉस को हम ऑफिस समझेंगे और बैलेंस शीट ऐसे ही होती है। पहले ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को नॉमिनल अकाउंट से भी हम जज करेंगे। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम, मतलब फैक्ट्री के एक्सपेंसेस, फैक्ट्री की इनकम ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगी, ऑफिस का एक्सपेंसेस, ऑफिस की इनकम सब प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी। और बैलेंस शीट कोई रूल नहीं होता, बैलेंस शीट के अंदर ना रियल अकाउंट होता है, ना नॉमिनल अकाउंट होता है और ना पर्सन। बैलेंस शीट स्टेटमेंट होती है, असेट्स का स्टेटमेंट होता है, लायबिलिटी का स्टेटमेंट होता है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जो फर्स्ट लाइन होती है, जो 3 लाइन जो फिक्स रहती है उसको लिख देने का पहले। तो सबसे पहली लाइन पे हम लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक मतलब जो क्लोज लास्ट ईयर का बच गया था सामान उसको फर्स्ट अप्रैल में ओपनिंग में लाते हैं। मतलब जो प्रीवियस ईयर का बचा हुआ स्टॉक था वो करंट ईयर में क्या बनेगा, ओपनिंग बनेगा। तो ओपनिंग स्टॉक अपने को लिख के रख देना है। फिर उसके बाद अपने को क्या लिखना है, टू परचेज, मतलब साल चालू होता है नया, तो उस साल नए साल में हम और स्टॉक बढ़ाते हैं और माल खरीदते हैं और गुड्स परचेज करते हैं, तो उसको बोलते हैं परचेज। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, परचेज में से माइनस होता है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो ये पहले लिख के रख देने का, ताकि ये हर सम में आते ही आते हैं, प्रोबेबली हर सम में ये चीज़ें रहती हैं। तो यह चीज़ें रूल्स क्या है, रूल्स के मुताबिक पहले ये 3 चीज़ें लिख देने का। वैसे ही ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में भी लिखना चाहते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में आता है सेल्स। सेल्स हमारी फैक्ट्री की इनकम होती है, सेल्स में से हम लिखते हैं माइनस करते हैं सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न ये पहले प्लॉट करके रख देगा कि हर सम में परचेस पूछता है, हर सम में स्टॉक होता है, सेल्स होता है, रिटर्न्स कभी कभार होता है, कभी कभार नहीं होता है, लेकिन लिख के रख दो। अब इतना हो गया तो हम आंसर की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले हम ट्रायल बैलेंस को पोस्ट करेंगे। सबसे पहले ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड की पोस्टिंग करेंगे। अगर डेबिट में दिया तो सब पे डेबिट, या तो ट्रेडिंग के डेबिट में या प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखेंगे, और असेट्स हमारी डेबिट साइड होती है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डेबिट साइड, फिर डेबिट कंप्लीट होगा तो फिर क्रेडिट साइड जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले नाम दिए सैलरी। सैलरी किसको दी जाती है, ऑफिस में दी जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और सैलरी हमारा एक्सपेंसेस होता है, क्यों, ये हमारी बुक है अब्दुल ट्रेडर, तो हम ये बिजनेस के मालिक हैं, तो हम बिजनेस के मालिक हैं तो हम सैलरी दे रहे हैं। तो ऑफिस वाले लोग सैलरी अर्न करते हैं, तो सैलरी एडजस्टमेंट की है, सैलरी के ऊपर एडजस्टमेंट है, तो हम सैलरी के ऊपर क्या करेंगे, एडजस्टमेंट है, तो इसको इनर कॉलम में लिखेंगे। तो सैलरी की जो अमाउंट है वो है अमाउंट 10,000 रुपीज़। कितनी अमाउंट है, 10,000। इसको हमने इनर कॉलम में इसलिए लिखा कि बिकॉज इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, इसके ऊपर 2 इफेक्ट और करना बाकी है, तो सैलरी को क्या करेंगे, इनर में लिखेंगे। उसके बाद आता है परचेस। ये परचेस मतलब परचेस करना, खरीदना। तो क्या खरीदते हैं, रॉ मटेरियल खरीदते हैं। तो रॉ मटेरियल कहाँ खरीदते हैं, फैक्ट्री। तो जो हमने ऑलरेडी परचेस लिखा है उसके अंदर वो परचेस की अमाउंट लिख देने का। परचेस की अमाउंट कितनी दी है, 71,400। सर इनर में क्यों लिखे, इनर में लिखने का मतलब अभी इसमें से हो सकता है, हम आगे जब सब में पढ़ेंगे तो हो सकता है आगे आपको दे परचेस रिटर्न, जो हमने मटेरियल खरीदा था हो सके उसमें कुछ मटेरियल डिफेक्ट निकला या रॉन्ग प्लेसमेंट हो गया है, तो उसको हम क्या करेंगे, वापस कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल रिटर्न नहीं आया है तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। परचेस के बाद दिया है रेंट। रेंट के ब्रैकेट में लिखा है 11th मंथ, तो रेंट पे हाइडिंग एडजस्टमेंट, तो हम हाइडिंग एडजस्टमेंट पहले सॉल्व करेंगे। रेंट फैक्ट्री में भी दिया जाता है, ऑफिस में भी दिया जाता है, लेकिन जब तक ये रेंट के आगे या पीछे फैक्ट्री नाम नहीं देगा तो रेंट को कंसीडर करना है प्रॉफिट एंड लॉस। रेंट को प्रॉफिट एंड लॉस में कंसीडर करना। अगर वहाँ पे मेंशन कर देगा फैक्ट्री रेंट, तो फैक्ट्री रेंट मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। अगर कुछ नहीं बोले, सिंपल सा रेंट ही है, तो ऑफिस में जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रेंट। रेंट की अमाउंट जो है वो हम देखिए कितनी अमाउंट है, 2,200। कितनी अमाउंट है, 2,200। अब ये रेंट जो है ये 11 मंथ है। साल में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ। तो एक महीने का देना बाकी है, तो वर्किंग नोट में लिखो इधर, वर्किंग नोट। वर्किंग नोट मतलब हमको बताना है एग्जामिनर को, तो कैलकुलेशंस फॉर रेंट, हम क्या कर रहे हैं, रेंट का निकाल ले हिसाब। तो रेंट कितना हम भरे हैं, 2,200। कितने मंथ्स का भरे हैं, 11 मंथ्स का। तो जितने मंथ्स का भरे उतने मंथ्स से इसको क्या कर देने का, डिवाइड कर देने का।
तो 2200 हमने क्या किया है, 11 मंथ का बढ़ा तो डिवाइड का 11 कर, तो एक महीने का कितना हो गया, 11 मंथ से 11 टू जा, तो एक महीने का हो गया 200। तो ऐसे ही अपने को टोटल 12 महीने का भरना है, जिसमें से 11 मंथ का ऑलरेडी भरा है, तो एक मंथ का और भरना बाकी, तो एक मंथ का कितना हो गया 200। तो 200 देना बाकी है, तो इसका बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग। तो हम इसके अंदर ऐड करेंगे प्लस, देना है और, तो हम यहाँ लिखेंगे आउटस्टैंडिंग 2200। तो टोटल रेंट हो गया कितना 2400। अब मैंने आपको पहले ही बोला रेंट 11 मंथ है, तो 12 मंथ का अपने को निकालना है, एक मंथ का देना बाकी है, तो ये हाइडिंग एडजस्टमेंट, तो हाइडिंग एडजस्टमेंट को 2 बार लिखते हैं। तो एक बार हमने ऐड तो कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस में रेंट के अंदर कितना देना बाकी है 200। अब ये जो 200 है इसका सेकंड इफेक्ट है वो देना बाकी है, मतलब हमने दिया नहीं है, देंगे, तो देना बाकी है, तो हमारा क्या हो जाएगा लायबिलिटी। लायबिलिटी मतलब उधारी, कर्जा। तो लायबिलिटी में ऊपर के कुछ 4 से 5 लाइन छोड़ने का, जिसमें पहले कैपिटल लिखा जाता है, तो उसको अभी फिलहाल नहीं लिखते, हम यहाँ लिखेंगे आउटस्टैंडिंग। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, क्या चीज़ का आउटस्टैंडिंग है, रेंट। रेंट कितना देना बाकी है 200। तो सेकंड इफेक्ट रेंट का लायबिलिटी इसलिए बिकॉज ये कर्जा है, कर्जा देना बाकी है। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, रेंट में प्लस करेंगे और जो अमाउंट देना बाकी है उसका प्लस करो, और जितनी देना बाकी है सेकंड इफेक्ट जाएगा लायबिलिटी में 200 आउटस्टैंडिंग रेंट करके डालने का। फर्दर बढ़ गया नेक्स्ट ईयर रेंट के बाद मशीनरी। मशीन की कीमत दिया 56,000। मशीन हमारी क्या होती है, फिक्स असेट्स होती है। तो असेट्स में जाने का, मशीन का एडजस्टमेंट है, टिक हमने ऑलरेडी करके रखा है, तो मशीन को इनर कॉलम में लिखेंगे, मशीन इनर कॉलम में लिखेंगे, बिकॉज इसके ऊपर अभी डेप्रिसिएशन निकलेगा, कितने का 56,000 के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन। तो अभी हम एडजस्टमेंट ही सॉल्व कर रहे हैं, अभी हम ट्रायल बैलेंस सॉल्व कर रहे हैं, तो ट्रायल बैलेंस जब सॉल्व कर रहे हैं तो इसके हम उसकी ट्रायल बैलेंस की अमाउंट लिखेंगे, और इनर में इसलिए लिखे हैं बिकॉज इसके ऊपर अभी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना बाकी है। फिर इसके बाद दिया एडवांस अगेन वेजेस, हमने वेजेस एडवांस में दिया। एडवांस मतलब पहले ही पगार, वेजेस को पगार देते हैं, तो पहले ही हमने वेजेस भर दिया। एडवांस एक तरीके का प्रीपेड भी होता है। तो एडवांस हमेशा क्या होता है, असेट्स होती है। क्या होता है, असेट्स। तो सबसे पहले फाइनल अकाउंट में जब असेट्स में कोई चीज़ लिखी जाती है तो पहले फिक्स असेट्स लिखते हैं, फिर उसके बाद वर्किंग कैपिटल लिखते हैं। तो फिर एडवांस अगेन वेजेस हमारा वर्किंग कैपिटल में होता है, हम उसको नीचे लिखेंगे एडवांस वेजेस। कितना हमने एडवांस वेजेस भरा है 4,000। तो ये जो वेजेस है इसको वेजेस से रिलेटेड कुछ नहीं है, ये ट्रायल बैलेंस वाला खर्चा। अगर एडजस्टमेंट में देता तो उसका अलग सिस्टम होता है, अभी फिलहाल वो चीज़ पे हम बात नहीं करेंगे। ट्रायल बैलेंस में दिया तो एडवांस वेजेस हमेशा क्या रहेगी, असेट्स रहेगी। फिर आता है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक मतलब जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग है वो ये साल का क्या बन जाएगा, ओपनिंग बन जाएगा। तो ओपनिंग स्टॉक हम जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट। स्टॉक मतलब बचा हुआ सामान, सामान कहाँ बनता है, फैक्ट्री। फैक्ट्री मतलब ट्रेडिंग अकाउंट। तो हम ओपनिंग स्टॉक डालेंगे ट्रेडिंग अकाउंट की फर्स्ट लाइन पे, टू ओपनिंग स्टॉक 20,000 20,000। फिर उसके बाद दिया है बैड डेट। बैड डेट भी ट्रायल बैलेंस होता है। तो ट्रायल बैलेंस वाला बैड डेट क्या होता है, ओल्ड बैड डेट होता है। तो ओल्ड बैड डेट क्या होता है, प्रॉफिट। ऑफिस के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट में लॉस लिखते हैं, क्रेडिट में प्रॉफिट लिखते हैं। तो डेबिट साइड में हम पहले फॉर्मूला लिखेंगे बैड डेट का, टू ओल्ड बैड डेट, प्लस करेंगे न्यू बैड डेट, ये फॉर्मूला है। फिर प्लस करेंगे हम न्यू आरडीडी, फिर हम माइनस करेंगे ओल्ड आरडीडी। तो ये फॉर्मूला याद करना है, जब भी आरडीडी बैड डेट एडजस्टमेंट में देता है तो ये चीज़ के ऊपर फॉर्मूला लगता है। तो जो ट्रायल बैलेंस वाला बैड डेट है 5,000 रुपया, तो ये ट्रायल बैलेंस वाला बैड डेट आपको क्या करना है, ओल्ड बैड डेट के सामने 1,000 लिख देना है इनर कॉलम। अभी एडजस्टमेंट में न्यू बैड डेट भी दिया है, एडजस्टमेंट में न्यू आरडीडी भी दिया है, और ओल्ड आरडीडी ट्रायल बैलेंस में आएगा। तो अभी हम एडजस्टमेंट ही सॉल्व कर रहे हैं, हम ट्रायल बैलेंस सॉल्व करेंगे। तो ट्रायल बैलेंस की हम क्या करेंगे, टू ओल्ड बैड डेट। उसके बाद आता है प्रीपेड इंश्योरेंस। इंश्योरेंस हमने पहले ही भर दिया। प्री मतलब पहले, हमारा जो असेट्स होता है इसको असेट्स बोलते हैं। तो प्री मतलब पहले, पेड मतलब भर दिया। प्रीपेड तो इंश्योरेंस पहले ही भर दिया, वो असेट्स है। तो असेट्स में जाने का उधर लिखिएगा प्रीपेड,
इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस कितना हमने पहली बार दिया 2400 रुपीज, ये हो गया हमारा आंसर। उसके बाद आता है वेजेस। वेजेस का मतलब मजदूर लोग को जो पेमेंट देते हैं, पगार जिसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं वेजेस। तो वेजेस कहाँ देते हैं? फैक्ट्री में। तो फैक्ट्री के अंदर जाने का, परचेस रिटर्न के नीचे लिखने का वेजेस, और वेजेस का एडजस्टमेंट है तो वेजेस को हम लिखेंगे इनर कॉलम में, जिसकी अमाउंट है 2600। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, लूज टूल दिया है। लूज टूल का मतलब हमारा असेट्स होता है, जो पकड़ पाना होती है, वो सब चीज़ें क्या होती है? लूज टूल होता है, जो ये हमारे लिए असेट्स होता है। तो इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे? डायरेक्टली असेट्स के आउटर कॉलम में लिखेंगे 26,000 लिखेंगे असेट्स में। यूज टू आउटर कॉलम, इनर कॉलम में नहीं लिखेंगे बिकॉज इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। फिर इसके बाद हम बढ़ते वहाँ लिखा है कमीशन रिसीवेबल, मतलब कमीशन का पैसा आना बाकी है। रिसीवेबल जो है मतलब पैसा आया नहीं है, पैसा आएगा। तो रिसीवेबल पैसा आएगा तो हमारे लिए क्या हो गया? असेट्स हो गया रिसीवेबल। तो हम इसको असेट्स में लिखेंगे कमीशन रिसीवेबल 400 रुपए। तो ये 400 पैसा आएगा, रिसीवेबल मतलब पैसा आना बाकी है। फिर उसके बाद आता है सदरी डेटर। डेटर मतलब कंज्यूमर, ग्राहक। कस्टमर हमारा क्या होता है? असेट्स होता है। क्यों असेट्स होता है? बिकॉज कस्टमर से हमको पैसा आता है। बिजनेस पर्सन जब कोई बिजनेस करता है तो वो गुड्स किसको बेचता है? कस्टमर को बेचता है, कंज्यूमर को बेचता है। तो वो कंज्यूमर उसके लिए क्या हो गया? असेट्स हो गया। तो हम सदरी डेटर लिखेंगे, और डेटर मतलब कस्टमर पैसा डुबाता भी है, तो इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, तो इसलिए हम इसको इनर कॉलम में लिखेंगे। डेटर कितना है? 64,000, मतलब हमारे टोटल कस्टमर कितने हैं? 64,000 के हैं। आगे बढ़ते हैं, वहाँ पे दिए कैश। कैश मतलब हमारे पास जो होता है पॉकेट में होता है, घरों में कैश होता है, तो कैश हमारा क्या होता है? असेट्स होता है। असेट्स भी है बिकॉज ऑफ कैश हम कोई भी चीज़ें खरीद सकते हैं, तो कैश हमारी असेट्स होती है, असेट्स होती है। तो यहाँ पे कैश की अमाउंट दिया गया है 1000 रुपीज। फिर उसके बाद दिया गया है बैंक। बैंक भी असेट्स होता है बिकॉज बैंक के अंदर हम पैसा क्या करते हैं? जमा करते हैं। तो बैंक के अंदर जो पैसा वो हमारे बिजनेस का ही पैसा है, तो बिजनेस का जो पैसा होता है वो हमारा क्या होता है? असेट्स होता है। हम उसको विड्रॉ भी कर सकते हैं, इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो बैंक की जो रकम दी गई है वो कितना है? 3000 रुपीज है। कितना अमाउंट है? 3000 रुपीज है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस शीट की लाइन एक्सटेंड कर देता हूँ, हो सके और भी चीज़ें आ जाए। फिर उसके बाद ये ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब होता है पर्सनल यूज। बिजनेस में पर्सनल यूज तो होता है, तो पर्सनल यूज हमेशा कैपिटल से माइनस होता है। ड्राइंग किससे माइनस होता है? कैपिटल। जो कैपिटल हमारे बिजनेस का इन्वेस्टमेंट होता है उसमें से ही लोग क्या करते हैं? या तो गुड्स या तो कैश विड्रॉ करते हैं। तो कैपिटल में से हम क्या करेंगे? ड्राइंग। तो लायबिलिटी की फर्स्ट लाइन पे हमको क्या लिखना है? कैपिटल। और कैपिटल में से क्या माइनस करेंगे? ड्राइंग माइनस करेंगे। तो कैपिटल में से ड्राइंग। ड्राइंग की रकम कितनी दी गई है? 7600। तो ये 7600 हम ड्राइंग क्या करेंगे? माइनस करेंगे। फिर आगे दिया है फ्रेट इनवर्ड। फ्रेट मतलब जो ट्रांसपोर्ट के जरिए गुड्स आते हैं, जैसे ट्रेन हो गई, जैसे हमारा शिप हो गई, तो ये सब के जरिए रॉ मटेरियल आता है, माल आता है ट्रांसपोर्ट के जरिए। तो ये ट्रांसपोर्ट को क्या बोला जाता है? फ्रेट इनवर्ड। तो फ्रेट कहाँ होता है? फैक्ट्री में माल लाते हैं तो उसके ऊपर फ्रेट भरा जाता है, तो उसको इनवर्ड। इनवर्ड मतलब माल आना, रॉ मटेरियल आना, उसका पैसा भरे, किराया भरे। तो कितनी अमाउंट है? 1000 रुपीज है। कितनी अमाउंट? 1000। एडजस्टमेंट नहीं है तो हम इसको आउटर में लेंगे। फिर उसके बाद दिया है बिल रिसीवेबल, मतलब बिल का पैसा आना बाकी। रिसीवेबल पैसा आना बाकी, तो पैसा आना बाकी तो हमारा क्या होएगा? असेट्स होएगा। तो बिल रिसीवेबल 13,600 है। तो हम जाएंगे डेटर के ऊपर लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है डेटर के नीचे भी लिख सकते हैं। तो बिल रिसीवेबल हमारी 13,600 रकम दी गई। फिर उसके बाद आता है लोन टू अरुण। हमने अरुण को क्या दिया है? लोन दिए।
तो लोन दिया है तो कल वो पैसा हमको इंटरेस्ट के साथ वापस करेगा, तो वो हमारा क्या हो गया, असेट्स हो गया। बिकॉज अभी हमने दिया है, टू बोले, टू मतलब हमने लिया नहीं है, हमने दिया है, तो लोन टू अगर हमारा क्या होता है, असेट्स होता है। तो असेट्स में आप इसको लिख लो, अमाउंट आउटर कॉलम में डालेंगे, कितनी अमाउंट है, 30,000, बिकॉज इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ये था हमारा डेबिट बैलेंस, मतलब ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड। अब आते हैं हम ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड की तरफ। तो ये अभी तक हमने एक इफेक्ट लिखा, एक इफेक्ट मतलब डेबिट का डेबिट में लिखे। अब इसमें पूछोगे सर असेट्स डेबिट होती है तो तुमने ड्राइंग को क्रेडिट में क्यों लिखा, हमने ड्राइंग को क्रेडिट में माइनस किया, इस वजह से उसको कैपिटल से माइनस करा, मतलब इनडायरेक्टली वो डेबिट हो गया। तो हर चीज़ें डेबिट का डेबिट में लिखा गया है। अब आते हैं क्रेडिट साइड की तरफ। इंटरेस्ट रिसीव बोले, रिसीव मतलब पैसा मिला, इंटरेस्ट का पैसा मिला। तो प्रॉफिट एंड लॉस है, नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो इंटरेस्ट मिल रहा है तो हम क्या लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट रिसीव मतलब पैसा आया, हमारी इनकम हुई। कितनी इनकम हुई हमारी, 2,400 हमारी इनकम हुई। आगे बढ़ते, कैपिटल, कैपिटल बिजनेस के ऊपर क्या होती है, लायबिलिटी होती है। तो कैपिटल लायबिलिटी है तो हम लायबिलिटी लिखेंगे 1,60,000। अब जरा नजर डालना, कैपिटल में से ड्राइंग कितना है, 7,600, तो कैपिटल में से ड्राइंग माइनस करो तो 1,60,000 है, उसमें से ड्राइंग माइनस करो 7,600, तो 1,60,000 में से 7,000 माइनस करो 1,52,400 कितना आएगा, इसको लिखने का 1,52,400। इसको इनर में क्यों लिख रहे हैं, इसको इनर में इसलिए लिख रहे हैं बिकॉज अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज करना बाकी है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या तो प्रॉफिट आएगा या तो लॉस आएगा, तो उसको ट्रांसफर कहाँ किया जाता है, कैपिटल में। तो इसलिए कैपिटल को अभी आउटर में लिखना नहीं है। तो ये हमारा था कैपिटल में से ड्राइंग माइनस कर। कमिंग टू द फर्दर, उसके बाद ये सेल्स, सेल्स ऑलरेडी हमने इधर लिखा है ना, सेल्स कितना दिया है 85,000, इसको हमने इधर में लिखा। आगे बढ़ते हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट, बैड डेट मतलब शक है, प्रोविजन फॉर बैड डेट ये ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड है, तो इसको बोलते हैं ओल्ड आरडीडी। ओल्ड आरडीडी मतलब डाउटफुल डेट है कि पैसा डूब सकता है। ओल्ड आरडीडी तो यहाँ पे हमने जो फॉर्मूला लिखा है, टू ओल्ड बैड डेट प्लस न्यू बैड डेट प्लस न्यू आरडीडी प्लस ओल्ड आरडीडी। तो ओल्ड आरडीडी हम क्या करेंगे, उसकी जगह पे 2,000 लिख देंगे। फिर आएगा कमीशन रिसीव, कमीशन रिसीव, कमीशन मिला इनकम, तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में जाके मान लेगा बाय कमीशन रिसीव, मतलब हमको कमीशन मिला। रिसीव बोला ईडी लगा है तो कितना कमीशन मिला, वो अमाउंट को हमको पुट अप करना है, कितनी अमाउंट 1,600। फिर बिल पेएबल, बिल पेएबल मतलब बिल का पैसा देना बाकी है, पेएबल मतलब भरा गया नहीं है, तो हमारे ऊपर क्या होती है, लायबिलिटी कर्जा मतलब बिल का पैसा भरना बाकी है। तो हम जाएंगे लायबिलिटी में, वहाँ लिखेंगे बिल पेएबल, अमाउंट लिखेंगे 9,200, क्या करेंगे 9,200। फिर उसके बाद है क्रेडिटर, क्रेडिटर मतलब सेलर, जिससे हम गुड्स उधार पे खरीदते हैं। तो क्रेडिटर पे हम गुड्स उधार पे खरीदते तो हमारी लायबिलिटी होती है, ये हमारा सेलर होता है। तो क्रेडिटर की अमाउंट दी गई है 56,000 रुपीज़, इसको हम आफ्टर में लिखेंगे। तो ये हमारी ट्रायल बैलेंस की पोस्टिंग हो गई, डेबिट को डेबिट में लिखे, क्रेडिट को क्रेडिट में लिखे। अगर तुम देख रहे हो तो ट्रायल बैलेंस के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा लेकिन परचेस का रिटर्न नहीं आया और सेल का रिटर्न नहीं आया। तो रिटर्न नहीं आया तो कोई बात नहीं, पर रिटर्न के आगे क्या कर देने का, एक डैश लगाने का, अंडरलाइन करके वही अमाउंट को क्या कर देने का, आगे लिख देने का, कुछ नहीं, मार्क्स नहीं कटेगा। यहाँ पे भी परचेस रिटर्न नहीं आया तो सेल्स रिटर्न नहीं आया तो सेल्स रिटर्न को डैश करने का, आगे क्या लिख देने का 85,000। नहीं आया तो डैश करके लिख देने का, जरूरी नहीं उसको काटो, ऐसे भी लिखोगे फुल मार्क्स मिलेगा, ऐसा कोई गलती नहीं है। अब हो गया ट्रायल बैलेंस। अब हम एडजस्टमेंट करेंगे। एडजस्टमेंट को कितनी बार कोर्स करना है, 2 बार।
एडजस्टमेंट को कितनी बार पोस्टिंग करना है? 2 बार। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक मतलब जो हमारा अकाउंटिंग ईयर क्लोज होता है, हमारा अकाउंटिंग ईयर कब क्लोज होता है? जो हमने इधर लिखा है 31 मार्च 2019। तो साल खत्म होता है, तो हम साल खत्म होता है तो अकाउंट क्लोज करते हैं। तो अकाउंट क्लोज करते हैं तो उसके अंदर हर चीज़ का कैलकुलेशन होता है। तो हम स्टॉक का कैलकुलेशन करते हैं कि ये साल कितने का स्टॉक बच गया। तो स्टॉक कहाँ बचते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग को हमने क्या कंसीडर किया है? फैक्ट्री। तो क्लोजिंग क्रेडिट में आता है। क्यों सर क्रेडिट में आता है? बिकॉज ये नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर किया करेंगे। आज क्लोज करेंगे इसको, फर्स्ट अप्रैल में न्यू ईयर में क्या करेंगे? ट्रांसफर। तो यहाँ से बुक जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट से बुक जाएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखते हैं और इसकी अमाउंट जो दी है वो है 89,600। तो क्लोजिंग स्टॉक हमेशा ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में आते हैं। ये हो गया एक इफेक्ट। कि कितना इफेक्ट करना है एडजस्टमेंट का? 2 इफेक्ट। एक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में माल बच गया है तो इसके लिए हमारे लिए क्या इफेक्ट होता है? वो हमारे लिए क्या होता है? असेट्स कि नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर करेंगे, नेक्स्ट ईयर वो हमारा ओपनिंग बनेगा, फिर हम उसको बेचेंगे तो हमको क्या मिलेगा? कैश मिलेगा, इनकम मिलेगी। तो क्लोजिंग स्टॉक हमेशा क्या होता है? सेकेंड इफेक्ट असेट्स, मतलब बचा हुआ सामान हमेशा क्या होता है? असेट्स होता है। 89,600। तो ये हो गया 2 इफेक्ट, एक क्रेडिट तो दूसरा डेबिट। तो हमेशा एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट होते हैं। कुछ केसेस में एडजस्टमेंट के अंदर 3 इफेक्ट आता है। जब 3 इफेक्ट वाला एडजस्टमेंट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। अभी फिलहाल जो 2 इफेक्ट वाला एडजस्टमेंट है उसको हम देखेंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक हमने सीखा ट्रेडिंग के क्रेडिट में, और जो माल बच जाता है वो हमेशा क्या होता है? हमारा असेट्स होता है। एडजस्टमेंट नंबर 2 की तरफ आते हैं। वहाँ पे लिखा है आउटस्टैंडिंग सैलरी। सैलरी कितना देना बाकी है? 2000। अब सैलरी देना बाकी है तो जाओ सैलरी की तरफ। सैलरी कहाँ देते हैं? ऑफिस में। अगर तुम देख रहे हो तो सैलरी 10,000 ऑलरेडी पेड है, मतलब 10,000 बढ़ चुके हैं। तो और कितना भरना है? 2,000। तो आपको इसको भरना है, प्लस करेंगे। आउटस्टैंडिंग मतलब पैसा देना बाकी। कितना अमाउंट देना बाकी? 2,000। तो इसको प्लस करो, मतलब टोटल ईयरली पूरे साल की सैलरी 12,000 थी, जिसमें से 10,000 ऑलरेडी पेड है, 2,000 देना बाकी है। तो 2,000 देना बाकी है, इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा लायबिलिटी पे, बिकॉज तो हमारा क्या हो गया? कर्जा हो गया, उधारी हो गई। टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, कितना सैलरी देना बाकी है? 2,000। 12,000 टोटल सैलरी है, 10,000 ऑलरेडी पेड है, 2,000 देना बाकी है। तो इसमें से 2,000 का इफेक्ट आएगा लायबिलिटी, बिकॉज जो 1000 देना बाकी है। ये हो गया हमारा सैलरी का पॉइंट। आगे आउटस्टैंडिंग वेजेस भी बोले। वेजेस फैक्ट्री में देते हैं, मजदूर होते हैं जिनको हम पगार देते हैं। तो वेजेस ऑलरेडी 2,600 बढ़ चुके हैं। और कितना वेजेस देना बाकी है? 4,000 बोला एडजस्टमेंट में, तो हम ऐड करेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग 4,000। तो टोटल सैलरी हो गई कितना? 6,600। तो 6,600 टोटल वेजेस है, जिसमें से 2,600 वेजेस पेड अप है, 4,000 देना बाकी है। फिर इसका सेकेंड इफेक्ट देना बाकी, तो हमारी क्या हो जाएगी? लायबिलिटी। तो हम जाएंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस लिखेंगे लायबिलिटी में, कितना पेड अप करना बाकी है? 4,000। तो ये हमारा हो गया वेजेस का इफेक्ट। अब बचा है सेकेंड इफेक्ट, सेकेंड लास्ट इफेक्ट, डेप्रिशिएट फर्नीचर 10% पर एनम। नॉट फर्नीचर, सॉरी, मान लीजिए मशीन है। मशीन हमारी कीमत है साल की 56,000। साल भर इसको हमने चलाया, 12 महीने तो मशीन चलती है, घिसती है, उसकी कीमत रिड्यूस होती है। तो हमने जो डेप्रिशिएशन इसके ऊपर निकाला, तो डेप्रिशिएशन माइनस होता है। क्या होता है? माइनस। तो 10% निकालना है, 10% निकालना है तो हम इसका वर्किंग नोट भी कर सकते हैं या डायरेक्ट 10% मतलब एक जीरो कम कर दो, 56,000 में से अपने को डेप्रिशिएशन की अमाउंट मिल जाएगी। अगर नहीं आता तो बोर्ड पे देख लो, 56,000 है, 10% मतलब इंटू 10% कितने से होता है? 100 से होता है। तो एक जीरो ऊपर का काटो, एक जीरो नीचे का काटो, फिर एक जीरो ऊपर का काटो, एक जीरो नीचे का काटो, तो कितनी अमाउंट बची? 5,600 इंटू 1, तो कितना हो गया? 5,600। तो हम यहाँ 5,600 क्या करेंगे? माइनस करेंगे। माइनस करके अब इसको आउटर कॉलम में डालना है। कितना? 0 0 4 0 5। तो आंसर कितना आया? 50,400। मतलब राइट नाउ
ईयर एंड तक के हमारी मशीन की वैल्यू हो गई 50,400। 56,000 इसकी कीमत थी। अब इसकी कीमत हो गई 50,400, मतलब कीमत घट गई, हमारे लिए लॉस हो गया। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए है, लॉस डेबिट में लिखते हैं, प्रॉफिट क्रेडिट में लिखते हैं। तो लॉस डेबिट में लिखते तो हम लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। मैं शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल कर रहा हूँ। कितनी कीमत घट गई? 5,600 से वैल्यू क्या हो गई? घट गई। घट गई मतलब रिड्यूस हो गई। अब आते हैं लास्ट एडजस्टमेंट। जो लास्ट एडजस्टमेंट बोला है वो है बैड डेट रिटर्न ऑफ 2000, मतलब बैड डेट हो गया, न्यू बैड डेट। एडजस्टमेंट में जो बैड डेट होता है उसको बोलते हैं न्यू। तो कितना पैसा डूब गया? 2000। तो डेटर, डेटर मतलब कस्टमर, कस्टमर कितना पैसा डुबा दिया? 2000। तो हम डेटर में से उतना पैसा माइनस करेंगे, लेस न्यू बैड डेट। न्यू बैड डेट माइनस करेंगे तो 64,000 में से 2,000 गया तो बच गया 62,000। मैंने पहले ही बोला एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट होता है, तो एक इफेक्ट ऑलरेडी डेटर से माइनस कर दिए। तो अपने देखो प्रॉफिट एंड लॉस में एक फॉर्मूला लिखा है, फिर से मैं रिपीट करा देता हूँ। टू ओल्ड बैड डेट प्लस न्यू बैड डेट प्लस न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी। तो ये एडजस्टमेंट में जो बैड डेट होता है उसको बोलते हैं न्यू बैड डेट। तो यहाँ न्यू बैड डेट ऑलरेडी लिख के रखे हैं, तो उसके सामने 2000 क्या कर दो, प्लॉट कर हो गया। अब आगे क्या बोलता है? एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5%। अभी भी हमको शक है डेटर पे कि हो सके डेटर 5% पैसा डुबा सके। तो टोटल डेटर थे 64,000 के, जिसमें से 2,000 बैड डेट हो चुका है। बचत कितना पैसा आना है? 62,000। तो ये 62,000 का हमको कितना परसेंट डाउटफुल डेट है? 5%। तो इसको भी हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं या ओरली भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे 0 कट, यहाँ 0 कट, यहाँ 0 कट, यहाँ 0 कट। आप इसको मल्टीप्लाई करो, 620 मल्टीप्लाई का 5, 6 0 सा 0, 6 2 सा 5 2 सा सॉरी 5 0 सा 0, 5 2 सा 10, 5 6 सा 30, 31। तो कितना पैसा डूब सकता है? 6,100 रुपया आरडीडी हो सकते हैं। कितना? 6,200। एक ये मेथड हो गया। दूसरा मेथड देखना चाहो तो ये हो गया 62,000। 10% मतलब एक 0 कम कर दो, 6,200। 10 का आधा होता है 5, तो 6,200 का आधा 6 का आधा होता है 3, 200 का आधा होता है 100। तो कितना हो गया? 3,100। तो 5% ऐसे भी निकाल सकते हैं, इस मेथड से भी निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ माइनस करेंगे न्यू आर डी डी 3,100। अब माइनस करके इसको आउटर में लिखो 0 0, 10 में से 1 गया 9, 11 में से 3 गया कितना बचे? 8, ये हो गया 5, 58,900। हम इसको प्लस भी करके देख सकते हैं, जिसमें हमारा अमाउंट आ जाएगा 0 0 10, 8 9 10 11 12, 62,000, मतलब सही अमाउंट है। अब ये 3,100 आप क्या करेंगे? न्यू आरडीडी इधर लिखिए प्रॉफिट एंड लॉस में, उसके सामने जाके लिखिए 3,100। अब सर ये सब हो गया, तो अपन जो फॉर्मूला लिखे ओल्ड बैड डेट ओल्ड आरडीडी वाला, वो फॉर्मूले की तरफ हम मूव ऑन करते हैं। क्या लिखे? टू ओल्ड बैड डेट 1,000 प्लस न्यू बैड डेट प्लस न्यू आरडीडी। तो ये ऊपर की तीनों को प्लस करना है। 2,000 प्लस 1,000 3,000, 3,000 प्लस 3,000 कितना हो गया? 6,100 रुपये हो गए। और लास्ट वाला क्या बोला है? लेस ओल्ड आरडीडी। ओल्ड आरडीडी माइनस करेंगे कितना? 2,000। तो ये हो गया कितना? 4,100। तो इसको हम क्या करेंगे? माइनस करके आएंगे। तो ये जो था हमारा पूरा सब था, ये पूरा फाइनल अकाउंट की पोस्टिंग हो गई, ट्रायल बैलेंस की पोस्टिंग हुई, एडजस्टमेंट की पोस्टिंग, ये सब चीज़ें हमने देख लिया। अब इसके अंदर अपने को क्या करना है? अकाउंट को क्लोज करना है। क्या करना है? अकाउंट को टैली करना है। तो अकाउंट को टैली करना है तो सबसे पहले किसको क्लोज करना पड़ेगा? ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट को हम क्लोज करेंगे, जिसमें सबसे पहले एक रफ पेज पे लिख लेने का डेबिट साइड, दूसरी रफ पेज पे लिख लेने का क्रेडिट साइड। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं क्रेडिट की तरफ, 85,000 प्लस 89,600, ये दोनों को प्लस करें, 0 0 6 9 10 11 12 13 14 8 8 16 और 1 17, 1,74,600 ये हमारा हो गई फैक्ट्री की इनकम। अब डेबिट साइड की टोटल करते हैं,
20,000, 71,400, 6,600, 1,000, ये सबको प्लस 0 0, 6 4 10, 1 कैरी, 6 7 8 9, 7 2 9, तो अमाउंट आई डेबिट की 99,000। अब दोनों को कंपैरिजन करना है कि डेबिट से आता है कि क्रेडिट से आता है। तो आपको क्रेडिट की इनकम हुई है 1,74,600 और डेबिट की टोटल आई है 99,000। दैट्स कॉल्ड एक्सपेंसेस। तो इनकम इज मोर देन एक्सपेंसेस। तो इनकम ज्यादा है तो जो ज्यादा अमाउंट है उसको दोनों जगह एक सेम लाइन पे लिखने का 1,74,600 इधर भी, 1,74,600 इधर भी। कहाँ कम पड़ रहा है? डेबिट में। तो डेबिट को क्रेडिट से माइनस करो, 1,74,600 माइनस 99,000, चलो 0 0 6, 14 में से 9 गया कितना बचा? आप लोग तो वेट जानती हो, है ना? 5 हो गया। 16 में से 9 गया कितना बचे? है ना? 7 बचे। तो 75,600 टोटल हो गई। सॉरी आई थिंक मैं गलत कर दिया, नहीं सही है। तो कितना हो गया? ये हो गया 9 6 से 10 11 14 10 17 से। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया हमारा इधर? ग्रॉस प्रॉफिट ये हो गया। ग्रॉस प्रॉफिट लिखने का क्रेडिट डाउन कितना? 75,600। और इस ग्रॉस प्रॉफिट को हल्का सा सर्कल कर देने का हाईलाइट होता है। नहीं भी करोगे चलेगा, ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं है, अपने हिसाब से तुम कर सकते हो। ये हो गया हमारे इनकम, ये हो गया हमारा ट्रेडिंग अकाउंट की टैली। अब आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की टैली करेंगे। तो जो डेबिट में बचा है ग्रॉस प्रॉफिट उसको ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। बिकॉज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का रूल है नॉमिनल का, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय, पहली लाइन पे लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 75,600। अब सेम रेसिपीज ट्रेडिंग अकाउंट जैसे क्लोज किए वैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज करो। दोनों साइड इनकम देखो तो सब जगह पहले क्रेडिट की टोटल लिखते हैं 75,600, 2,400, 1,600। तो प्लस करेंगे 0 0, 6 4 10 6 16, 5 6 7 8 9 7, 79,600। अब आते हैं डेबिट की टोटल करते हैं। डेबिट की टोटल है 12,000 पहली, दूसरी है 2,400, तीसरी है 4,100, फिर उसके बाद है 5,600। 0 0, 6 4 10 और 1 11, 5 4 9 और 1 10, 10 2 12, 12 2 14, ये हो गया 24,100। दैट्स फॉर 24,100। कंपेयर करो, क्रेडिट में है 79,600, डेबिट में है 24,100। क्रेडिट इनकम है, डेबिट एक्सपेंसेस है। तो इनकम इज मोर, तो जो मोर अमाउंट है उसको दोनों जगह लिखो 79,600, यहाँ पे भी लिखो 79,600। अब डेबिट में से क्रेडिट को माइनस कर दो, तुमको नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। तो 24,100 माइनस कर दो, 0 0, 6 में से दिया 5, 9 में से 4 दिया 5, 7 में से 2 दिया कितना बचे? 5। तो ये हो गई हमारी नेट प्रॉफिट, मतलब कंपनी को फर्म को एग्जैक्टली कितना प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे लिखिए नेट प्रॉफिट, अमाउंट आउटर कॉलम में 25,500। अब ये जो प्रॉफिट हुआ है, ये प्रॉफिट हम इसको उठाएंगे और इसको हमारे कैपिटल जो लिखा है उसके अंदर प्लस कर देंगे। फिर कैपिटल प्लस करने के बाद नेट प्रॉफिट उसको आउटर कॉलम में डालेंगे। कहाँ डालेंगे? आउटर कॉलम। 55,500। तो इसको प्लस करेंगे हम 0 0, 5 4 9, 5 2 7, 8 8 10, 207900। अब ये जो टोटल हुएगी बैलेंस शीट की, ये बैलेंस शीट टोटल करो आप लोग, और दोनों टोटल करने के बाद बैलेंस शीट इधर क्या हो जाएगी? टैली हो जाएगी। तो ये पूरा टोटल 12 मार्क का सम है। इतना टोटल आप लोग कर सकते हो। लायबिलिटी की टोटल करो और असेट्स की टोटल करो, दोनों टैली होने वाली है। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। आपको कैसा लगा आप शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट्स करो। चलो, अस्सलाम वालेकुम।